नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं और मेरा नाम अनिल शर्मा है। शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो उम्मीद करते हैं इस क्लास के बाद आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को बहुत अच्छे से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए, ठीक है, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं और इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पर। और पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, मतलब कि इसकी जो थ्योरी वगैरह है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है वो पहले एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इसके टॉपिक पर कि हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, संख्याएं। संख्याएं, ठीक है, संख्याएं जो हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो संख्याओं को एक्सप्लेन करने के लिए या उनके प्रकार को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से प्रकार हैं कि अलग अलग मेथड से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है कोई उसको अदर तरीके से एक्सप्लेन करे। बाकी आपके सिलेबस में जो है हम उसको लेकर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं मतलब कि रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि आप इस चैप्टर का नाम है और यही आपको पढ़ना है। दूसरी संख्याएं जो होती हैं, दूसरी संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, मतलब कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं मतलब कि इमेजिनरी नंबर। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं जैसे कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है, जैसे आप लोग देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इसमें बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर इधर की ओर -1, -2, डॉट 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 करके -इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और इधर की ओर क्या होते हैं, इधर की ओर होते हैं +1, +2, डॉट 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 डॉट, इधर भी +इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं को हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो संख्याएं हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमारी सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास वास्तविक संख्याएं, इन संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या आ जाए A to Z, वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे हमारे पास -2, ठीक है, -100, -1000, कुछ भी लिख लें इस तरह का, तो ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर हम प्लस में बात करें, जैसे प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 6, डॉट डॉट डॉट, ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, और अगर हम रूट में बात करते हैं, जैसे कि √2, √4, √6, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये √2, √4, √6, ये सभी संख्याएं हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। आप लोग ये जो हम बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग क्लास 9th, 8th, 7th में ये सब अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़ते होंगे, क्लास में अच्छे से
स्टडी करते होंगे, ठीक है। और जो भी लाइन मतलब जो भी नंबर या जो भी संख्याएं हम इन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे √-2, √-11, √-6। अगर रूट के अंदर माइनस में संख्या लिखी हुई है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में संख्या हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। आई मिस होता है आयोटा, ठीक है। आई मिस क्या होता है? आयोटा। और आई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -1। आई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -1। बाकी काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस का भाग नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए जितना हमने बता दिया है इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस पर, जो आपके सिलेबस में है। क्या है आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या अगर आपके सिलेबस में है तो हम केवल अब वास्तविक संख्या पर बात करेंगे। और जिस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या जिस प्रकार से इन संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं या जिस प्रकार से इन संख्याओं को बांट रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग अपने कॉपी पर अच्छे से इन सबको लिखते चलिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे आप लोग वीडियो को देखते देखते या पढ़ते पढ़ते नींद में नहीं जाएंगे और सो नहीं जाएंगे। लिखते रहेंगे, हाथ चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारा शरीर भी चलता रहेगा। अगर तकिया लगा के आराम से वीडियो को देख रहे हैं तो 2 से 4 मिनट देख पाएंगे, इसके ऊपर नहीं देख पाएंगे। अगर पढ़ना चाह ही रहे हैं, वास्तव में आपके अंदर है ललक पढ़ने की, तो कॉपी पेन उठाइए और ज़बरदस्त लग जाइए। उम्मीद है ये बातें आपको डायरेक्ट छुई होंगी, ठीक है। अगर नहीं छुई हैं ये डायरेक्ट बातें तो ये डायरेक्ट बातें छुआओ अपने मन को, तभी कुछ पढ़ पाओगे। चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा है क्या? ये टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम 2 प्रकार से फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को हम 2 प्रकार से फिर से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और नंबर 2 पर हम डिवाइड करेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे परिमेय संख्या जो होती हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि उनका हम एक फिक्स रेशियो जान सकते हैं, उनका फिक्स एक अनुपात जान सकते हैं, और या यूँ कहें कि उसका एक फिक्स अमाउंट जान सकते हैं, ठीक है। वो होता है कौन सा? परिमेय संख्या। जैसे किसी के पास अगर रुपए हैं, अगर काउंटिंग उसके पास रुपए की है तो वो परिमेय होते हैं, ठीक है। और अगर उसके पास रुपए की काउंटिंग नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपए अगर हैं तो उसके पास फिक्स अमाउंट है, वो परिमेय है। और जिसके पास अगर हम काउंटिंग करते जाएं उसका अमाउंट ही नहीं खत्म हो, बहुत अमीर आदमी था वो, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा अपरिमेय संख्या में, ठीक है। जैसे हमने बताया P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और आप जानते होंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q का मान क्या हो? 0 ना हो, ठीक है, 0 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो। और कुछ भी होने का मतलब क्या है? यहाँ पर 0 ना हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? ये एक कहलाएगी परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिंपल सी बात है, जिनको हम
क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण लेते हैं √2, √3, √7, √11। ठीक है, ये 4 नहीं है 11 है, चलो इसको 5 बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, √5। ठीक है, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं रूट के अंदर जिनको हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पाई है, पाई सब जानते होंगे, ठीक है, वो परिमेय में आती है या अपरिमेय में आती है। तो पाई की वैल्यू जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 3.14 यूज़ करते हैं, 3.14 यूज़ करते हैं, या पाई इज इक्वल टू हम बताते हैं कि 22/7 होगा। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पाई है ये अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि पाई की अनंत वैल्यू हैं, बहुत सारी वैल्यू हैं। ठीक है, हजारों करोड़ों दशमलव तक हम उसकी वैल्यू निकालते चले जाएं मगर ख़त्म नहीं होता ये, और जो ख़त्म नहीं होता है वही अपरिमेय होता है। ठीक है, इसी तरह से जो 22/7 है ये फिक्स है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे दशमलव के बाद, ये 10-12 अंक के बाद ख़त्म हो जाता है। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, या नंबर रिपीट होने लगते हैं, अगर रिपीट भी हो रहे हैं दशमलव के बाद, जैसे कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 इस लिख के बता देते हैं, जैसे दशमलव के बाद 3 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तब भी ये परिमेय संख्या होती है। वैसे ही 22/7 को हल करोगे तो रिपीटेड नंबर आ जाएंगे, रिपीटेड नंबर आप आएंगे तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या। और पाई की वैल्यू जो है वो रिपीट होती ही नहीं है, इसलिए आती है अपरिमेय संख्या। उम्मीद है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अपरिमेय के कोई और टाइप नहीं है, अपरिमेय के कोई और टाइप नहीं है। अब जो टाइप हैं वो है परिमेय संख्या के। ठीक है, अब हम लोग अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है ये हमने आपको बता दिया है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार, और इनके प्रकार हम केवल उतने लेंगे जितने आपके सिलेबस में है। ठीक है, ज़्यादा बकवास इसमें ना करते हुए केवल आपके सिलेबस के अनुसार लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पूर्णांक की। मतलब कि पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब कि इंटीजर की। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटीजर नंबर हैं, पूर्णांक नंबर हैं, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और इंटीजर नंबर होते क्या हैं? इंटीजर नंबर हमारे पास -∞ से +∞ तक होते हैं। ठीक है, -∞ से +∞ तक होते हैं। जैसे ये भी प्रकार हैं इसके भी पूर्णांक के। पहला है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर। तीसरा एक टाइप इसका और है जो कि आप लोग शायद ही जानते हो। ठीक है, शायद ही जानते हो। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक, मतलब कि इसको जीरो इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में कौन सा नंबर आता है वो भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है आपके। धनात्मक पूर्णांक जैसे +1 +2 +3 ... +∞। ठीक है, ∞। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? -1 -2 -3 ... ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
क्यों? क्योंकि शून्य जो है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए इसको एक थर्ड टाइप में रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत कायदे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग सब तो नोट करते हुए चलेंगे, जो हम बता रहे हैं आप लोग ये नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पूर्णांक तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसका दूसरा एक टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा इसमें हम टाइप पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब कि सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाखों करोड़ों अरबों में चली जाए, तुमको संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट क्या होता है? लास्ट डिजिट होता है अंतिम अंक। ठीक है, हम बोलने वाले थे अंतिम संस्कार, मगर अंतिम संस्कार अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए अंतिम अंक बोल दिए। अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक क्या होता है? जैसे कोई संख्या है 7 2 3 4 5 6, इसका अंतिम अंक कौन सा है? ये जो 6 लिखा है ये अंतिम अंक है। ठीक है, अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 अगर ये लिखा हुआ है अंतिम अंक, तो वो संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, और 0 2 4 6 8 भी सम संख्या हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लिखा है तो वो सम संख्या होती है, और 0 2 4 6 8 भी सम संख्याएं हैं। ठीक है, या अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है मैथ में, आप कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं कि नहीं हम तो भाग करके चेक करेंगे सम संख्या नहीं सम संख्या है, तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वह सम संख्या होती है। ठीक है, वह सम संख्या होती है। इसीलिए हमने बताया है कि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अगर संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 100% वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग कायदे समझे होंगे, हमको पता है क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे मतलब कहने का है ये कि तीसरे टाइप पर, और तीसरा टाइप हमारे पास है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और जो विषम संख्याएं हैं ये बहुत ही शुभ संख्याएं मानी गई हैं। जैसे नवरात्रि में 9 व्रत रहना है, नवरात्रि में 7 व्रत रहना है, पंडित जी को 21 रुपये देने हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि विषम संख्याओं को बहुत शुभ माना गया है ना। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 आएगा वो सभी विषम संख्याएं होंगी। 1 3 5 7 9 जिस संख्या के अंत में आ रहा वो विषम संख्याएं होंगी, और 1 3 5 7 9 भी ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 6 4 3 2 1 ये विषम संख्या है, लास्ट में 1 है। ठीक है, और कोई भी संख्या ले लो, 6 9 7 2 5 6 3 1 2 5 लास्ट में कितना है? 5 विषम संख्या है। ठीक है, या फिर तुम चेक करना चाह रहे हो कि नहीं हम भाग करेंगे तब बताएंगे कि विषम संख्या नहीं विषम संख्या, तो 2 से भाग कर लो। अगर 2 से भाग कर रहे हो, पूरी तरह से भाग नहीं हो रही संख्या, तो विषम संख्या है। और पूरी संख्या को भाग करना ही नहीं, बस लास्ट डिजिट को भाग करो। लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग हो रहा है तो सम, नहीं हो रहा है तो विषम। ज़्यादा सोचना विचारना है ये नहीं। ठीक है, 2 का पहाड़ा तुमको आता है, समझो तुमने बता दिया सम है कि विषम है। तो सम और विषम को हमने कर लिया यहाँ पर ख़त्म। अब हम करेंगे अगली बात। अगली बात हमारे पास ये है कि हमारे पास और भी इसमें कुछ नंबर हैं।
चौथे नंबर पर हम लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अब जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो सम और विषम दोनों होती हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम और विषम दोनों होती हैं। तो भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? तो भाज्य संख्याएं हमारे पास होती हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ... ये हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं। पहचानेंगे कैसे इनके ये भाज्य संख्याएं हैं? तो भाज्य संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब कि गुणनखंड अगर 3 हो रहे हैं या 3 से अधिक हो रहे हैं, 3 और मोर देन 3, ठीक है, अगर हो रहे हैं तो वो हमारे पास भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने बता दिया 4 भाज्य संख्या है, तो 4 जो है इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, ठीक है। जैसे 9 की अगर हम बात कर लें तो 9 जो लिखा है 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 1 1, 2, 3, ठीक है। कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3 फैक्टर। जिसके 3 फैक्टर या 3 से अधिक होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगले टाइप पे चलते हैं, और अगला टाइप हमारा क्या है? अगला टाइप है 5 नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक संख्या खुद और दूसरा 1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है समझो। जैसे हमारे पास 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 3 जो है ये अभाज्य संख्या है। अगर 5 कहें तो ये अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं। ये तो या 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 के केवल 2 फैक्टर हैं, या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 के 2 फैक्टर हैं, या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो केवल 2 फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, तो ये होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जबरदस्त एक चीज़ आपको बताते हैं, जो ये 2 है, ये 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो 2 है, ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कहलाती है सम अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या कहलाती है? सम अभाज्य संख्या। ये जो 2 है ये क्या है? सम अभाज्य संख्या है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, वास्तविक काल्पनिक संख्याएं क्या है, प्रमेय अप्रमेय संख्याएं क्या है। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग कोशिश कर सकते हैं, देखो ये बढ़ने का ऊपर, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कुछ इसमें कर सकते हैं, नई ये ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 मतलब 1, नंबर 1 होता है, ठीक है। वो होता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है। सहअभाज्य संख्या जिनका HCF = I1 वो कहलाएंगी सहअभाज्य संख्या। इसमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं कुछ भी हों, ठीक है, वो सहअभाज्य संख्या क्या होंगी? जैसे कि हम अगर 25 लिख दें, 25, ठीक है, और यहाँ पर लिख दें 17, 25 और 17। देखो 25 जो है ये विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, मगर 17 जो है ये विषम संख्या है मगर अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोनों 25 और 17 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा,
तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हो 26, ठीक है, 26 और 7, 26 और 7, ये कैसी हैं? ये सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका HCF क्या होगा? HCF इनका 1 होगा, HCF 1 होगा। मतलब महत्तम समापवर्त अगर 1 आ रहा किसी संख्या का, वो संख्याएं कहलाती हैं कौन सी? सहअभाज्य संख्या। उम्मीद है आप लोगों को जो हमने ये थ्योरी पढ़ाई है, जो समझाई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत वगैरह होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है या यहाँ पर आप अच्छे से समझा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में ज़रूर उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग कोई रिव्यू नहीं देंगे, तब तक हम लोग को ये लगेगा जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग हमारी अच्छाइयाँ ना बताइए, मगर जो हम गलती कर रहे हों वो ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर हर चीज़ ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं? ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन और उनको हम करते हैं शुरू। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो अभी हमने अभाज्य संख्या कौन बताई थी? जिनके केवल 2 फैक्टर हों। तो पहला क्या दिया है? देखो पहला यहाँ पर हमारे पास जो विकल्प दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है। तो 4 के हमने अभी बताए कितने फैक्टर हो जाएंगे? इसके 3 फैक्टर होंगे। 1 से भाग हो रहा, 2 से भी भाग हो रहा और 4 से भी भाग हो रहा 4। जो 2 होगा ये 2 से भाग होगा और 1 से भाग होगा। जो 1 होगा ये 1 ही से भाग होगा और उसको कोई फैक्टर नहीं। और जो 0 होता है, 0 सभी से भाग हो जाता है। 1, 2, 4, 500, 1000, करोड़, जिससे करो उससे भाग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 0 तो हो ही नहीं सकता। 1 में 1 फैक्टर आ रहा है, ये हो नहीं सकता। 4 में 1, 2, 3 फैक्टर हो रहे हैं, ये हो नहीं सकते। तो 2 क्या है? 2 हमारा एकदम सही विकल्प है। C फॉर होता है कैट, इसका मतलब आंसर नंबर हमारा सही है C। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है जबरदस्त। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? निकाल लेते हैं हम। 156 यहाँ लिखेंगे 1, 5 और 6, भाग करेंगे पहले 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठी 16। फिर से हम 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचा, 2 9 18 हो जाएगा। अब हम 3 से भाग करेंगे, क्यों? हाँ, एक चीज़ हम आपको नहीं बताए, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया है, जो होता है डिविजिबिलिटी रूल। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में, हाँ, विभाज्यता का नियम, ठीक है, भूल गए थे, ठीक है, विभाज्यता का नियम बोलते हैं। ये हमने आपको नहीं बताया है, तो विभाज्यता का नियम हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? 2 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जो इनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? 3 से वो संख्या विभाज्य होती हैं जिनका योगफल, जिन संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य होता है, वो 3 से विभाज्य होती हैं। जैसे 3 और 9, 12 आ रहा, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से विभाज्य है। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, कितना बचा? 13। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो 156 के क्या है गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो 2 गुणे 2 कौन सा ऑप्शन है? देखो कौन सा है? 2 गुणे 2 3 गुणे 13। तो बी फॉर बॉल, आंसर नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे अभी हमने बताया है अभाज्य गुणनखंड निकालना, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसका फटाक से बता देंगे। और जो बहुत स्पीड में करे, आप लोग टाइम लिख के डालिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग साथ में हल करिएगा, ठीक है, और टाइम लिख के डालिएगा। सर हमने ये आपका जो क्वेश्चन दिए थे ना, एकदम हलवा सा क्वेश्चन दे दिए थे, इसको हम 5 सेकंड में करके दिखा दिए, ठीक है, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन करिएगा टाइम लिख के डाल दीजिएगा। सर बहुत हलवा क्वेश्चन था आपका, और हमने बस इतना 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन हल करने में, ठीक है।
इस तरह के आपको मतलब मैसेज करते रहिएगा, थोड़ा बताते रहिएगा कि आप बहुत स्पीड में कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा आएगा हमको भी। देखो 0 है लास्ट में, 2 से कटेगा, 2 सत्ती 14, 0 बचा उतार लो, फिर 0 लास्ट में 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 35 आ गया। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो संख्या के लास्ट में 5 है तो हम इसको काटेंगे 5, 5 सत्ते 35। अब 7 है अभाज्य संख्या, वो स्वयं से कटेगी। ठीक है, फैक्टर क्या हो गए 140 के, 140 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, डी डी डी। ठीक है, सी सी सी। तो हमारे पास जो आंसर है 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये भी है 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब पावर होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले हम निकालेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 144 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 बार, मतलब कि 2 की पावर 4 गुणे कितनी बार 3 है, 1 2, तो 3 की पावर 2 कह रहा है। ध्यान से समझो, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों, कितनी घात है, 4 घात है। कितनी घात है, 2 घात है। कह रहा है इनका योग, तो 4 और 2 बराबर 6। कहाँ पर है 6, ऑप्शन नंबर डी, छुपा हुआ थोड़ा सा है, ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, डी फॉर होता है डॉक्टर। ठीक है, हर बार डॉग नहीं होता है, इस बार डॉक्टर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं 306 और 557 का मासा होगा। मासा कैसे निकालते हैं, ये तो ज़बरदस्त बात है। तो हम करेंगे 306 के फैक्टर। पहले 306 के फैक्टर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 153 किससे कटेगा, 1 5 6, 6 3 9, 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 51 किससे कटेगा, 51 जो होता है वो कटता है 17 से, नहीं 6 3 से भी कटता है, सॉरी, क्योंकि 5 1 6 तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 17 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 17 एकम 17। ठीक है, अब हम फैक्टर करेंगे 657 के। 657 किससे कटेगा, देखो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 6 18, मतलब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 1 कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27। फिर देखो 9 1 10, 2 12, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, 7 3 10, 73 है, किससे कटता है बता सकते हो, 73 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 73 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 73 होता है अभाज्य संख्या, 73 एकम 73। अब हम फैक्टर क्या है, 306 के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, और 657 के जो फैक्टर हैं वो हैं 3 गुणे 3 गुणे 73। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही हमारा HCF होता है, महत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3 3, कितना मिला 3, गुणे कितना मिला 3 3, कितना मिला 3, तो ये आएगा HCF बराबर कितना आया 3 3 के 9। दोनों संख्याओं का जो HCF आया है वो आया है 9। अच्छा, ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा 182 और 78 का मासा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया भी निकालना वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके इसका जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 15, 21 का लासा क्या होगा। बहुत सही, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हम पहले करेंगे 12 के करेंगे फैक्टर। 12 कटेगा, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर अगला क्या है, 15 है। 15 के करेंगे फैक्टर, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, तो और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब किसके फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर करेंगे 21 के। 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 से, 7 एकम 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 12 के फैक्टर क्या हैं, 12 के फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 जो लिखा है, 15 के फैक्टर कितने हैं, 3 गुणे 5, फिर 21 के फैक्टर कितने हैं, 21 के फैक्टर हैं 3 गुणे 7। तो क्या LCM निकालना है। LCM क्या होता है या लासा होता क्या है, देखो सब में कॉमन क्या है, कॉमन किसी में है कुछ, 3 मिल रहा है, 3 3 3 3 लिखा यहाँ पर। और कुछ कॉमन है किसी में, और किसी में कुछ कॉमन नहीं, 2 है इसमें नहीं है, 2 लिखोगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 2 लिखोगे, 5 इसमें है, किसी में नहीं है, 5 इसमें लिखोगे, 7 इसमें है, किसी में नहीं, 7 इसमें लिखोगे। तो अब गुणा कर लो इसका, देखो 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, और 140 गुणे 3 कितना होगा, 14 3 42, 420। 420 कौन सा आंसर सही है, डी वाला, डी फॉर डॉग सही है, 420 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। मतलब कि 35, 56, 91 से अगर किसी संख्या को हम भाग कर रहे हैं तो हमेशा शेषफल 7 बचे, हमको वो संख्या बतानी है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम सभी का निकालते हैं मतलब कि लासा, ठीक है। सभी का हम क्या निकालते हैं, लासा। अगर सभी का लासा निकाल करके उसमें जो अगर शेषफल बचाना है वो संख्या अगर हम ऐड कर दें तो हम वो संख्या बता सकते हैं जब इनसे हम भाग करेंगे और हमारे पास शेषफल बचेगा 7, ठीक है। तो 35 के करेंगे फैक्टर, किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 56 किससे कटेगा, ये पहले 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 से, 7 एकम 7, फिर हमारे पास क्या है 91। 91 किससे कटता है, ये करता है 7 से पहले, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तरीके 21, फिर कितने से कटेगा 13 से, 13 एकम 13, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 35 के फैक्टर कितने हैं, 5 गुणे 7, फिर लिखेंगे 56 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, फिर कितना है 91 के फैक्टर कितने हैं, 7 गुणे 13। अब इसका LCM क्या होगा, LCM क्या निकल के आएगा, देखो सभी में कॉमन क्या है, 7 है, 7 है, 7 है, जबरदस्त, 7 लिखो, मल्टीप्लाई, 5 है किसी में नहीं है, लिख लिया, मल्टीप्लाई, 2 किसी में नहीं है, लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 13 किसी में नहीं है, लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर भाग करेंगे, देखो 7 को यहीं रखो, पहले इससे करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, तो 7 गुणे 13 गुणे आया 40, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, 13 सत्ती 91, 91 गुणे 40, तो 4 जीरो उतारो, 4 एकम 4 और 4 9 36, कितना आंसर आया 36 40। इसका LCM निकल के आया, LCM कितना आया, LCM बराबर 36 40, कितना शेषफल बचाना है 7 प्लस 7 कितना आएगा 36 47। जो 36 47 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा।
इसमें अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि लासा कितना है LCM बराबर है 315, संख्या कौन सी है? पहली संख्या जो है हमारे पास, पहली संख्या जो है वो है हमारे पास 35 और जो दूसरी संख्या है, ठीक है, जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास है 63, ठीक है। तो कह रहा है इसका मासा बताओ क्या होगा। फार्मूला क्या होता है लासा मासा में? रिलेशन क्या है? LCM गुणे HCF इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहली संख्या हमारे पास LCM क्या है? LCM हमारे पास है 315 गुणे HCF बराबर पहली संख्या क्या हमारे पास है? पहली संख्या 35, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? दूसरी संख्या 63। देखो किससे कट रही है, तो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी किससे? देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 पंचे 35, 7 पंजे 35, 5 9 45, 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, ठीक है। इधर हमारे पास केवल बचा HCF और इधर बचा हमारे पास 7, और जो कि हमको निकालना था, तो HCF होगा हमारे पास 7। बी ऑप्शन है हमारे पास एकदम सही। अगले क्वेश्चन पर चल देते हैं हम लोग। हाँ, अब बोलते बोलते जो है गला रहा है सूख, ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए आप लोग कॉपी पेन निकाल करके ज़बरदस्त रूप से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर है, कह रहा है यह 26 तथा 156 का लासा इतना है तो मासा बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप का जस्ट अभी हमने कराया है। फार्मूला आपको क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। हमारे पास पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या भी है और लासा भी है, बताना है मासा, ठीक है। क्या बताना है? मासा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसमें जल्दी से बताने की कोशिश करें, जल्दी से, ठीक है, तो हमारे पास जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा? इसको हम 25 × 150 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। ये जो हमने यूज़ यहाँ पर किया है थोड़ा सा शॉर्ट में यूज़ किया है, अगर गलत हो बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? कह रहा दो संख्याओं के लासा एवं मासा क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो लासा क्या है? LCM क्या है? 168। और फिर HCF क्या है? HCF है 6। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या बराबर है 24 के, ठीक है। पहली संख्या 24 के। थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है। आप लोग भी अगर थक गए हो तो पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी पी के आपको पढ़ा रहे हैं, आए समझ में? और पानी पी के अगर पढ़ा रहे हैं ना तो एकदम पेपर को धुआं करना है, वरना तो समझ ही रहे हो किसको धुआं होता है। तो क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन आपके 12 हो चुके हैं, ये 12वां चल रहा है, ठीक है। LCM पता है, HCF पता है, पहली संख्या पता है, और फार्मूला तुम्हारा है रटा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं। फार्मूला ऐसे रटते हैं जैसे कि कोई ना रटे। LCM गुणे HCF बराबर यहाँ पर होगा ना, लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है, गुणे में दूसरी संख्या।
तो देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम है 168। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 6। पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो 6 कम 6, रेड पेन लेता है, रेड पेन, ये 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, इधर बचा 42, इधर बचा x, मतलब कि दूसरी संख्या है हमारे पास 42, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, दूसरी संख्या थी 42। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आपका उठाया गया, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 65 के मासा को 65p - 117 के रूप में व्यक्त कीजिए तो p का मान क्या होगा। व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 65 और 117 के करेंगे फैक्टर। 65 किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 दिए 15, फिर ये 13 से, 13 एकम 13। फिर 117 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13, सॉरी 13 एकम 13, ठीक है। तो 65 के जो फैक्टर आए हैं निकल के, ये आए हैं 5 गुणे 13। फिर 117 के जो फैक्टर आए हैं वो 3 गुणे 3 गुणे 13। कॉमन क्या मिल रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया जाए। कहाँ गया ये एचसीएफ, मतलब मासा के रूप में व्यक्त किया जाए, तो इसका एचसीएफ या फिर मासा क्या होगा, क्या कॉमन मिल रहा है 13। इस 13 को व्यक्त किया गया है इसके रूप में, मतलब कि 65p - 117 को लिखा गया है किससे, 13 को लिखा गया है 65p - 117 बराबर 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 65p बराबर -117 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 + 117, ये होता है कितना 130, इधर 65p, तो 65 एकम 65, 65 दूनी 130। p की वैल्यू कितनी आएगी, p का मान आ गया 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा, जो कि हम कहना भूल जाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चे इस वन शॉट का आनंद ले सकें, ठीक है। चलते हैं अगली क्लास पर, अगली क्लास पे नहीं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। शून्यतर मतलब होता है शून्य से बड़ी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 ... और अपरिमेय संख्या जैसे कि √2। अगर हम इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे तो हमको कैसी संख्या मिलेगी, किसी अगर संख्या को हम अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो हमको हमेशा आंसर अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा, अपरिमेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हल्का सा क्वेश्चन था, कह रहा कौन सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सहअभाज्य संख्या हमने बताई थी जिस संख्या में कुछ कॉमन ना मिले, मतलब कि जिसका एचसीएफ 1 हो, वो होता है कौन सा, सहअभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी हैं, देखो 5 15 में 5 कॉमन मिल रहा है, 7 21 में 7 कॉमन मिल रहा है, 31 93 में 31 कॉमन मिल रहा है, केवल 18 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। सहअभाज्य संख्या है कौन सी, ये वाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 38 25 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। बहुत सही, आप वृक्ष बनाते हैं, आ जाओ वृक्ष बनाते हैं। ये लिखा हमने, किससे कट रही है, किससे कट रही है, ये संख्या किससे कट रही है, यहाँ हम वृक्ष बनाएंगे। किससे कट रही है, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 से कट जाएगी। ये रहा वृक्ष। किससे कटेगी, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15, ठीक है। अब किससे कटेगी, ये हो जाएगा, देखो 7 2 9 10 से 5 15, ये फिर से 3 से कट रही है। बहुत ज़बरदस्त संख्या है, ये बार बार 3 से कट जा रही है, ठीक है।
तो वृक्ष हमारा कुछ बड़ा ना हो जाए, जो संख्या आई ना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक है, वृक्ष को थोड़ा सा छोटा करते हैं वरना वृक्ष हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यहाँ पर देखो फिर से वृक्ष हम बनाएंगे, किससे कट जाएगी, 5 2 7, 7 4 11, 5 से कट जाएगी। अब 5 से, 5 8 40, 5 5 25, किससे कटेगी, फिर से 5 से कटेगी, फिर से 5 से कटेगी। तो यहाँ पर किस क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब किससे कट जाएगी, अब ये कट जाएगी 17 से, 17 एकम 17, एक लाना होता है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 38 225 के 200 200 225 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ये हमारे पास आ गए अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है आप लोग को ये वृक्ष समझ में आया होगा। ठीक है, और वृक्ष सुंदर लगा होगा, कि बहुत अच्छा वृक्ष बनाए। अगला क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। गजब का क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्या मानेंगे, बहुत सावधानी से अच्छे से समझते हुए चलेंगे। माना, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, इसके आगे नहीं आता, इससे आगे नहीं आता है। इसके आगे केवल हमें यही आता है कि माना √2 बराबर a/b। ठीक है, जहां जहां देखेगा, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और p इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बहुत अच्छा जुगाड़ दिया है। जुगाड़ मतलब अभी देखना कैसा जुगाड़। पहले स्टेप हम लिखेंगे ये, अब जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप जो बता रहे हैं ना, ये स्टेप मस्त स्टेप है। दूसरे स्टेप में लिखना है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो फिर वर्ग हो जाएगा, जैसे √2 का वर्ग 2 होता है, a/b का a²/b² होता है। बहुत सही, समझ गए होंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर तिरछी गुणा। ठीक है, तिरछी गुणा तिरछी नज़रों से करना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, मतलब कि a² = लिख सकते हो 2b², a² बराबर 2b²। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है, देखो जो ये 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2a² को विभाजित करता है। बहुत जबरदस्त 2 है, a² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, a² को अगर विभाजित कर रहा है, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उस संख्या के स्वयं को विभाजित करती है। अगर a² को विभाजित कर रही है तो a2 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अगर 2 a² को विभाजित कर रही है तो ये a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसको हम ऊपर ऐसे खिसकाएंगे आराम से। ठीक है, अब हम फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे, पुनः माना। क्या माना, ये माना कि इसको समीकरण पहले मानते हैं 1, वरना हो जाएगी गलती। माना a = 2c, a = 2c। c है क्या, c कोई पूर्णांक है। c क्या है, c कोई पूर्णांक है। अब इसका a का मान लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर रखो तो हो जाएगा 2c² =
2b², ठीक है। 2c का होल ऑफ स्क्वायर मतलब 4c² इजकल टू 2b², ठीक है। 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये 2c² बराबर b²। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b² इजकल टू 2c², ठीक है। अब फिर से वही रामलीला चालू करेंगे। कौन सी रामलीला? अभी जो हम लिख के आए हैं पर, ये जो 2 है बहुत खतरनाक है, ये फिर से b² को विभाजित कर रहा है। 2 जो है b² को विभाजित करता है, अतः 2 जो है ये b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। लिख लेना इतना, विभाजित करेगा। अगर ये जो a है मतलब 2 है, a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, यदि जो ये 2 है a और b दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ क्या? अगर कोई संख्या 2 संख्याओं को विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, 2 a और b का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर a2 जो है a b दोनों को विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब a b का वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अभी हमने बताया है, कि जो a और b हैं ये क्या हैं? ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या कौन से होती हैं? जिनका HCF 1 होता है, मगर यहाँ पर HCF 2 आ रहा है। जिनका HCF 1 होता है मगर यहाँ HCF क्या आया? 2 आया। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास होता है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। विरोधाभास हो रहा है इसलिए √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम माने थे वो हमने माना था गलत। √2 को हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, मगर परिमेय संख्या तो नहीं निकली, अपरिमेय निकली, ठीक है। इसलिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है जो हमने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने कॉपी पर नोट किया होगा, ठीक है। अगर कॉपी पर नहीं नोट किया है तो गलती फिर तुम्हारी है, ठीक है। उसको कॉपी पर अच्छे से नोट करो। अगर क्लास को देखते देखते नींद आ रही हो तो एक बार जाओ, पानी पियो और फिर से क्लास को अच्छे से नोट करो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तो गया कहीं। क्या हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे? कहाँ गया? आ जाओ नीचे। अच्छा, सेलेक्ट यहाँ पर हमने कर लिया थोड़ा सा, अब आएगा नीचे, देखो आ रहा ना, आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारे पास ये 22 नंबर। अच्छा, कुछ मिस्टेक है। अगला मारते हैं ट्राई, मिल गया देखो, ठीक है। परेशानी बात नहीं है इसमें। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये हमको पता है, ये तुमको भी पता है और ये भी तुमको पता है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मगर फिर भी इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे समझो। ये जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर माने हम लोग बहुत ज़्यादा माना 2 + √3 = a/b, ठीक है। अगर ये a/b है तो इसको रहने दो और यहाँ पर लिखो क्या? a और b पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक हैं ये तो इस 2 को भेजो इधर और लिखो √3 बराबर a/b माइनस में 2, और इसको लिखो इस तरह से √3 बराबर
ये b का गुणा यहाँ पर a माइनस 2b अपॉन में b, इसको लगाओ इस तरह से स्क्वायर में, ठीक है। इतना अगर समझ में आया है, क्या आया है, अगर इतना समझ में आया है तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा a माइनस 2b का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे, इधर हो जाएगा 3 बराबर, इधर हो जाएगा 3, ठीक है। और ये आ जाएगा, देखो 3 बराबर इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपको इतना सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त एक तरीका यहाँ पर है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वर्ग करना ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हम आपको एक तरीका ऐसा बताते हैं कि यहीं से आपको क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, देखो अगर हमारे पास जो हम समझा रहे हैं वो पहले अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पूर्णांक नंबर है, और उसमें से अगर हम कोई संख्या माइनस करते हैं और उससे हम भाग किसी संख्या से भाग करते हैं, मान लो पूर्णांक नंबर हमने ले लिया 2 माइनस 3 और भाग कर रहे हैं किससे, 3 है यहाँ पर तो 3 से, तो आंसर देखो क्या आएगा, माइनस का 1/3। मतलब कि हमारे पास अगर 2 पूर्णांक संख्याएं हैं उनके साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो हमेशा हमको पूर्णांक नंबर ही मिलेगा, जो कि ये क्या है, यहाँ पर a माइनस 2b अपॉन b क्या है, पूर्णांक है, जो कि ये पूर्णांक जो है √3 के बराबर नहीं हो सकता, √3 के बराबर नहीं हो सकता। अतः √3 क्या है, √3 नहीं, √3 प्लस में 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में इतना आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर हो गया क्या, हाँ ये मिल गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा है सिद्ध कीजिए 4 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अगला क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में करके जो आप लोग इसको सिद्ध कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। इसका मतलब कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, और जब सॉल्व हो जाए ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, हाँ सर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हमको भी खुशी मिल जाएगी कि आप लोगों ने लास्ट तक क्लास देखी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा, जिससे सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैनल पर और एक निश्चित समय में। धन्यवाद।